14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मऊ में जन्मे भीमराव ने बचपन से वो देखा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से दूर एक पुराने बोरे पर बिठाना पड़ता था। उस स्कूल का पियोन उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था। जिस दिन पियोन नहीं आता था उनको पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, नो पियोन नो वाटर। स्कूल में प्यासा रहने का यह दर्द, जब भीमराव अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होती है। उनका परिवार ही उनका सबसे बड़ा ताकत था। भीमराव के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाई थी कि बेटा, यह समाज तुम्हें रोकेगा, पर शिक्षा ही वह हथियार है जो इन जंजीरों को तोड़ सकता है। उनके पिता ने मुश्किल हालातों के बावजूद भी भीमराव की पढ़ाई रुकने नहीं दी, भले ही समाज ने उन्हें बहिष्कार कर दिया था। भीमराव अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में था। बचपन में ही उन्होंने अपनी मां भीमाबाई को खो दिया। उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया, पर घर की गरीबी और समाज का भेदभाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन अब बम्बई जाने का किस्सा यानी कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर का परिवार 1904 में बम्बई जाकर बस गया। इस स्कूल में सबसे पहले पढ़ने वाले दलित छात्र भीमराव थे, लेकिन उन्हें यहाँ भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। जब भीमराव का परिवार बॉम्बे आया तो उनके पास एक छोटा सा कमरा था, उसी में सब रहते थे। बॉम्बे में रहते हुए 1907 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। उस समय किसी दलित छात्र को 10वीं पास करने पर उनके लिए एक बड़ा ही उपलब्धियां मानी जाती थी। भीमराव की काबिलियत को देखते हुए बड़ौदा के महाराज ने उन्हें स्कॉलरशिप दिया, जिसके बाद वे 1913 में अपनी आगे की पढ़ाई करने के वो लंदन भी गए। उन्होंने लगभग 10 साल तक विदेश में पढ़ाई की। 1915 में एशियंट इंडियन कॉमर्स पर अपने एमए की डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध शोध पत्र कास्टेज इंडियन देयर इन डेवलपमेंट प्रस्तुत किया। इसी दौरान उन्होंने अपने पीएचडी पर काम शुरू किया, जिसका विषय था द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल ब्रिटिश इन इंडिया। अमेरिका की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सीधे भारत नहीं आए। वो कानून और अर्थशास्त्र की गहरी समझ के लिए वो लंदन चले गए। 1916 में उन्होंने स्कूल इकोनॉमिक्स, डॉक्टर ऑफ साइंस एंड बार एट लॉ में दाखिला लिया। उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी थी। 1917 के बीच में ही उन्हें भारत वापस आना पड़ा। जाते जाते उन्होंने अपनी किताबों का एक संग्रह एक जहाज में भेजा। वो जहाज समुद्र में डूब जाता है। उनकी जो सारी किताबें थी वो नष्ट यानी खराब हो जाती है, वो भी डूब जाती हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर 1923 में भारत आए तो वो पूरे भारतीयों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। उनके पास कोलंबिया पीएचडी और डॉक्टर ऑफ साइंस जैसे उपलब्धियां थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना करियर शुरू करते हैं। यहाँ भी उन्हें भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर ने ये सोचा कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित बहुजन समाज है, आदिवासियां हैं, के लिए एक संगठित सेना तैयार करना भी जरूरी है। जुलाई 1924 में उन्होंने स्थापना किया कि दलितों के बीच शिक्षा प्रदान करना था, जिनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना था, जिसका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलित छात्रों के लिए हॉस्टल यानी लाइब्रेरी खुलवाए ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अपनी डिग्री और योग्यता के बावजूद उन्हें अपनी आजीविका चलाने का संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने सिडहम कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर के रूप में काम किया, जिनके लिए उनका मकसद था अपने समाज को ऊंचा यानी कि पढ़ा लिखा कर आगे भेजना। लंदन में डॉक्टर और बैरिस्टर बनने के बावजूद भी भारत में जाति व्यवस्था उनका पीछा नहीं छोड़ा। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पे उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा था। 1923 में अम्बेडकर को भारत लौटना मतलब एक छात्र की वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे महान नायक की वापसी थी जिसने आने वाले दशकों में सामाजिक और कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1927 के महान सत्याग्रह के बाद बाबा साहब भारतीय राजनीतिक केंद्र में आ चुके थे। इसी दौरान उन्हें गांधी जी से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों का लक्ष्य समाज सुधार था, लेकिन दलितों के अधिकारों को लेकर दोनों में बहुत बड़ा मतभेद था। बाबा साहब ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसे गांधी जी के अनशन के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। जाति और अपमान की बेड़ियां तोड़ने के लिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में बाबा साहब ने ये घोषणा किया कि मैं हिंदू तो पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। इस घोषणा के कई साल बाद जब उन्होंने दुनिया के सारे धर्मों का गहराई से अध्ययन किया, तब उन्होंने शांति और समानता के मार्ग यानी बुद्ध धम्म को चुना। कितने लोग साथ थे? यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। बाबा साहब ने अकेले दीक्षा नहीं ली, बल्कि अपने साथ लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ
बुद्ध धम्मा की दीक्षा दिलाई। उन्होंने अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई ताकि वे एक नए सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कर सकें। 1930 से 1932 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। बाबा साहब अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। वहाँ उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि दलितों को भी वही राजनीतिक अधिकार चाहिए जो दूसरों के पास है। यही उन्होंने पहली बार अछूतों के लिए राजनीतिक पहचान और कम्युनल अवार्ड की मांग की थी। इस संघर्ष के दौरान बाबा साहब को कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज का पूरा समर्थन मिला। साहूजी महाराज ने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि तुम्हें तुम्हारा नेता डॉक्टर अम्बेडकर मिल गया है। जब भारत की आजादी की बात आई तो देश के लिए एक ऐसा कानून बनाना जरूरी था जिसमें हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले। बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक बाबा साहब ने दुनिया के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उनका स्वास्थ्य खराब भी हो गया था, फिर भी वो घंटों बैठकर आर्टिकल, अनुच्छेद लिखते और बहस करते थे। उन्होंने संविधान में केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार और मजदूरों के हक और हर भारतीय के लिए समानता और स्वतंत्रता पक्का किया। हिंदू कोड बिल इस्तीफा। आजादी के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति अधिकार और बराबरी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन जब संसद इसका कड़ा विरोध हुआ तो उन्होंने सिद्धांतों समझौता से करने के बजाय उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान का समर्पण। 26 नवंबर 1949 को जब उन्होंने संविधान सभा को अपना अंतिम भाषण दिया तो उन्होंने देश को आगाह किया था कि अब हम विरोध भाषाओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीति में तो समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप में असमानता रहेगी। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब ने अंतिम सांस ली तो वे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्धिस्ट के रूप में विदा हुए। उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया ताकि आज हम सर उठाकर जी सके। आज हम भारत के लोकतंत्र को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस आज़ादी के पीछे उस महान नायक की कलम जिसने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया।